हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माई एग्ज़ाम सोल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम आपके MPSC 01 का यूनिट 14 पढ़ेंगे, जिसमें आपके राजनीति और सुरक्षा संबंधी समस्याओं के बारे में दिया गया है। यानी कि हमारी राजनीति में जो है हमारी सुरक्षा संबंधी क्या समस्याएं हैं और उसको किस प्रकार से हम जो है हल कर सकते हैं, इस सब के बारे में आपके चैप्टर में बताया गया है। सारे टॉपिक यहाँ पे मैंने आपको शामिल करे, मतलब जितने भी आपके इम्पॉर्टेंस जो बन सकते हैं, जिन पे क्वेश्चंस पूछा जाता है, जो हर साल जिस पे क्वेश्चन आता है, वो सब चीज़ें इसमें आ रहा है। तो अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। कुछ भी आपसे पूछा जाता है आप इजीली उसका आंसर कर सकेंगे। इसके अलावा कुछ टॉपिक अगर आपका रह जाता है तो वो आपको जो है नोट्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नोट्स आप हमसे ले सकते हैं, यहाँ व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर DM करके आप जो है हमसे ये नोट्स ले सकते हैं, जिसमें आपके चैप्टर का हर एक टॉपिक आपको दिया होगा, उसकी एक्सप्लेनेशन आप ले सकते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जा सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं इस पर हम अलग से वीडियो बनाएं या इसके नोट्स आपको प्रोवाइड कराएं, तो वो आप हमें बता सकते हैं। मतलब हर चैप्टर में से क्या इंपॉर्टेंस क्वेश्चन और बन सकते हैं और उसका आंसर आप किस तरह से देख सकते हैं। अभी जो मैंने टॉपिक आपका बनाया है, इसमें सभी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन जो आपके बन सकते हैं उसी को लेकर बनाया है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं वीडियो को, और जितना भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा ये सभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। आपका चैप्टर नेम है यूनिट 14 है, 01 फर्स्ट बुक है जो आपकी MA सेकेंड ईयर की, राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी समस्याएँ। यानी कि हमारी सुरक्षा संबंधी समस्याएं क्या होती है, यानी कि कोई देश हम पे युद्ध कर रहा है या हमें किसी देश से बचाव चाहिए, यही तो होती है हमारी सुरक्षा संबंधी, हमें क्या चीज़ें की जानी चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए एक संस्था बनाई गई है जो है संयुक्त राष्ट्र संघ, UNO ही जो है सारे सुरक्षा या युद्ध जो भी होते हैं उन सबको देखती है और शांति स्थापित करती है। तो यही उसका मेन मोटिव भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की यहाँ पे स्थापना की गई है, किस लिए? ताकि वे आने वाली पीढ़ियों को युद्ध से बचा सके। यहाँ पे हमारी जो भी सुरक्षा संबंधी समस्याएं थी, ये मेन जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से निकल कर आती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत बड़ा युद्ध वहाँ पे हुआ था और हमारी अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान, यहाँ पे काफ़ी हद तक नुकसान जो है पहुँच चुका था। तो इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए और आगे कभी मतलब फ्यूचर में ऐसा कोई युद्ध ना हो, ऐसी कोई जो है हमें नुकसान ना हो हमारे अर्थव्यवस्था को, इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमने जो है UNO की स्थापना करी थी। सब देशों ने मिलकर UNO को, और उसका क्या कार्य यहाँ पे मेन तैयार किया गया था कि ये शांति स्थापित रखेगा। यानी कि अगर कोई देशों में कोई मैटर ऐसा है जो कि शांति से जो है सॉल्व हो सकता है, तो हमें सबसे पहले उसके लिए आग्रह कर, यानी कि उसके लिए जो है सबसे पहले कदम उठाना चाहिए, ना कि युद्ध शुरू कर देना चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मेन मोटिव यहाँ पे यही था कि हम आने वाली पीढ़ियों को युद्ध से बचा सकें। यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब नुकसान हुआ तब सारे देशों को इसकी जो है ज़रूरत महसूस हुई, इसलिए यहाँ पे इसका निर्माण किया गया। और इसका काम यहाँ पे ये रह गया था कि हम जो है किसी भी देश को युद्ध नहीं करने देंगे, किसी भी देश को हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर देंगे। अगर कोई देश हथियार वगैरह बना भी रहे, कोई बॉम्ब्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, तो इन सब पे हम जो है रोक लगाएंगे। तो इसी के लिए इन्होंने बहुत से कार्य करे थे, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निरस्त्रीकरण के मसलों से 2 स्तर पर निपटारा होगा। सबसे पहले यहाँ पे कहा गया था कि हम 2 स्तर पे जो है निपटारा कर सकते हैं युद्ध का, एक विचार के द्वारा और एक बातचीत के द्वारा। विचार के द्वारा, विचार के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ एक मंच है। यानी कि अगर हम किसी भी चीज़ पे, कोई भी समस्या है हमारे देश में, कोई भी हमारे साथ संबंध बनाना चाहता है या हमारी नीतियों को अपना रहा है, या कोई भी हमारे देश से कुछ भी चाहता है, कोई भी राष्ट्र है ऐसा, तो उस पर हम जो है विचार कर सकते हैं। पहले तो ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा जो है युद्ध के लिए तैयार हो जाए पहले ही, तो सबसे पहले हम जो है उस पर विचार कर सकते हैं कि वो ऐसी क्यों चाहता है या फिर क्या उसकी समस्या है। तो उस पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ कहता है कि सबसे पहले हमें समस्या पर विचार करना चाहिए, और इसी के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो है एक मंच देता है लोगों को कि हम जो है सभी समस्याओं को सारे देश यहाँ पे मिलकर मतलब विचार कर सकें। दूसरा ये कहता है बातचीत के द्वारा, अगर किसी देशों के बीच कोई अनबन है या कुछ अगर उसकी नीड्स है किसी दूसरे देश की, या कुछ भी उसको आशंका है हमारे पे, तो हम जो है उसे बातचीत के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ के
स्तर पर देशों को समझौता और संधियाँ तैयार करने के लिए निरस्त्रीकरण पर विचार करना होगा। यहाँ पे कहता है कि हर देश को जो है समझौता करना होगा एक देश के दूसरे देश के साथ। हम समझौते के द्वारा ही किसी मतलब कोई भी एक समस्या है हमारी, कोई भी एक मैटर है, उस पर हम समझौता करके ही जो है यहाँ पे कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि हमें निरस्त्रीकरण अपनाना होगा। निरस्त्रीकरण यानी कि अगर हमारे बीच कोई युद्ध ना हो जाए या युद्ध हो भी जाए तो हम किसी हथियारों का इस्तेमाल ना करें या फिर कोई ऐसा शस्त्र ना हो हमारे पास जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचे। तो इसीलिए सबसे पहला मुद्दा इसने अपनाया कि हमें निरस्त्रीकरण को अपनाना चाहिए। हमें कोई भी जो देश बड़े बड़े अस्त्र बना रहे हैं, बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाए जा रहे हैं, तो इन सब पे हमें रोक लगानी चाहिए। तो इसी के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने फिर जो है निरस्त्रीकरण की कई संस्थाएं बनाई, कई ऐसे मतलब एजेंसियां बनाई जो कि कोई देश अगर ज़्यादा न्यूक्लियर्स बना रहा है, बॉम्ब्स बना रहा है, तो उस पर रोक लगाई जाएगी। तो इसी के लिए इसने बहुत सी संस्थाएं ऐसी बनाई गई संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो कि इन सब चीज़ों को रोकेगी। यानी कि यहाँ पे इसका मेन कार्य क्या था कि ये युद्ध को बचाएगा, युद्ध से बचाएगा, शांति स्थापित करेगा। और इसी के लिए इसने कई संस्थाएं बनाई, जैसे कि महासभा यहाँ पे सबसे बड़ी संस्था है। ये निरस्त्रीकरण पर विचार विमर्श का स्थायी मंच है। ये महासभा जो है, जो भी देश क्या न्यूक्लियर बना रहा है, क्या बॉम्ब्स बना रहा है, इन सब को देखेगी महासभा। फिर उसके बाद उससे नीचे होती है प्रथम समिति, निरस्त्रीकरण तथा सुरक्षा संबंधी मसलों को देखती है और महासभा को प्रस्ताव देती है। ये महासभा तो इन सब चीज़ों पे विचार करता है, एक स्थायी मंच है महासभा। यहाँ पे प्रथम समिति क्या करेगी, कोई भी देश क्या कर रहा है उस पर पहले अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेगी और महासभा को भेजेगी। फिर महासभा जो है यहाँ पे तय करेगा कि हमें क्या करना है। उसके लिए तो है, उसकी मदद के लिए यहाँ पे प्रथम समिति बनाई गई। निरस्त्रीकरण आयोग यानी स्टूडेंट, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ इस पर आपका क्वेश्चन अगर बनता है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निरस्त्रीकरण के क्या प्रयास रहे, या फिर राजनीतिक, आपका टॉपिक यह राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी समस्याएं और इन पे क्या निवारण है। तो इसी के लिए शस्त्र नियंत्रण, निरस्त्रीकरण, परमाणु मसले, ये सब आपके इन्हीं टॉपिक्स पे क्वेश्चन बनेंगे। अगर निरस्त्रीकरण आपका टॉपिक अगर आता है तो उसमें निरस्त्रीकरण की क्या संस्थाएं हैं संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, उसे किस लिए उनका निर्माण किया गया है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तभी आपका जो है यहाँ पे एक अच्छा आंसर आप दे सकेंगे, अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे। तो ये समितियों के नाम मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। निरस्त्रीकरण आयोग तैयार किया गया, ये राष्ट्रीयकरण की समस्याओं पर विचार करने का सहायक मंच है और निरस्त्रीकरण के मसलों के विचार और सिफारिशें महासभा और समितियों को प्रस्तुत करता है। अब निरस्त्रीकरण आयोग यहाँ पे बनाया गया कि ये जो भी समस्याएं हैं उन पर विचार करेगा और जो भी निरस्त्रीकरण के मसले हैं, अगर कोई देश अगर अपने हथियार बनाना चाहता है और भी अगर उसके पास इतने हथियार नहीं है और वो उसका निर्माण करना चाहता है, तो निरस्त्रीकरण आयोग सबसे पहले वो चीज़ देखेगा और उसकी सिफारिश कि वो देश बनाना चाहता है, ये चीज़ वो महासभा में भेजेगा। इसके लिए निरस्त्रीकरण आयोग यहाँ बनाया गया। तदर्थ समिति बनाई गई। तदर्थ समिति की मुख्य विषयों पर विचार करने के लिए महासभा द्वारा तय की गई समिति है, जिसमें विश्व निरस्त्रीकरण सम्मेलन आयोजित करना, विभिन्न देशों से प्राप्त सुझावों पर विचार करना जैसे विशेष में शामिल है। तदर्थ समिति की यहाँ पे क्यों बनाई गई कि यहाँ पे महासभा द्वारा मतलब इसे बनाया गया और यहाँ पे जो भी निरस्त्रीकरण से रिलेटिव जो भी सम्मेलन होंगे वो सब तदर्थ समिति आयोजित करेगी। यहाँ पे सबसे जो है इम्पोर्टेंट रोल है यहाँ पे तदर्थ समिति का कि ये कोई देश निरस्त्रीकरण ना करे उसके लिए उसको किस प्रकार से प्रेरित किया जा सकता है या फिर किस प्रकार से हम उसको रोक सकते हैं, तो उसके लिए वो निरस्त्रीकरण सम्मेलन कर सकती है ये समिति। तो इसका जो है ये कर सकती है, इसकी जो है महासभा ने इसको कहा है इसके लिए। तो ये सब जो है तदर्थ समिति देखती है और जितने भी सुझाव किसी देश द्वारा दिए जाते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं निरस्त्रीकरण से रिलेटेड कुछ भी, तो ये सब तदर्थ समिति ही सबसे पहले देखती है, फिर उसके बाद वो महासभा में भेजती है।
फिर इसी के बाद एक निरस्त्रीकरण सम्मेलन यहाँ पे आयोजित किए गए। बहुत सारे सम्मेलन यहाँ पे आयोजित किए गए। बहुत सारे ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं जिनमें कई देशों के हस्ताक्षर लिए जाते हैं कि वो अब इन निरस्त्रीकरण करेगी, यानी कि कोई भी हथियारों को नहीं बनाएगी आगे से। अगर कोई देश जैसे भारत है, बहुत सारे हथियार है इसके पास, यहाँ पे भारत ने भी जो है हथियारों में बहुत सारी जो है शक्ति यहाँ पे हासिल करी है। तो इसके लिए भारत को भी यहाँ पे कहा जाता है कि वो अपने इस चीज़ों पर कि वो आगे से ऐसे मतलब हथियार और नहीं बनाएगा, ताकि मतलब कोई भी जो है यहाँ पे युद्ध ना छिड़े, कभी भी फ्यूचर में कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिसकी वजह से जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था वैसा कुछ हमें आगे फ्यूचर में देखने को ना मिले। इस पे हर देश जो है यहाँ पे रोक लगाई गई हर देश पे कि वो आगे से ऐसा कुछ ना करे, आगे से कोई ऐसे न्यूक्लियर ना बनाए, कोई भी ऐसे परमाणु ना बनाए जिससे कि अर्थव्यवस्था को सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसा नुकसान दोबारा झेलने को पड़े। तो इसीलिए निरस्त्रीकरण सम्मेलन यहाँ पे किया गया। जिनेवा में स्थित शस्त्र नियंत्रण के लिए विपक्षी विचार मंच, जिनेवा में जो है एक किस तरह से हम जो है एक विचार कर सकते हैं इन सब चीज़ों पे, उसके लिए बनाया गया। इसका मुख्यालय जिनेवा में। एक स्वायत्त संगठन है ये, यानी कि इसमें जैसे कि यहाँ पे UNO है और ये महासभा है, ये इस सब से हट के निरस्त्रीकरण सम्मेलन, यानी कि ये इनकी बात नहीं मानेगा, ये अपने हिसाब से जो चीज़ ठीक करनी चाहिए वो ये करेगा। तो एक स्वायत्त, एक स्वतंत्र संगठन है यहाँ पे निरस्त्रीकरण सम्मेलन, इस पर किसी का जोर नहीं है। तो महासभा के प्रस्तावों पर विचार करता है और अपनी रिपोर्ट महासभा को भेजता है। तो ये जो भी महासभा जो भी तय करती है कि हमें क्या करना चाहिए, उस पर ये विचार करेगा और अपने हिसाब से जो उसको ठीक लगा उसने रिपोर्ट बनाई, फिर वो महासभा में जाती है। और इसके लक्ष्य की अगर हम बात करें निरस्त्रीकरण सम्मेलन के, परमाणु हथियार इसने मतलब अभी तक क्या क्या चीज़ें कर चुके हैं। तो परमाणु हथियार के अप्रसार पर संधि NPT 1968 ये इसने तैयार करी है, जिसमें सभी देश जो है शामिल है भारत को छोड़कर। भारत सोचता है कि ये भेदभाव हो रहा है मेरे साथ, अमेरिका जो है जानबूझ के ऐसा कर रहा है ताकि मैं उससे पीछे हट जाऊं हथियारों में, इसीलिए यहाँ पे भारत इसमें शामिल नहीं है। जैविक हथियार सम्मेलन 1972, रासायनिक हथियार सम्मेलन इसने मनाया गया 1993 और व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी कि CTBT जो है 1996 में यहाँ पे तैयार की गई। और CTBT और NPT दोनों पे ही भारत ने जो है यहाँ पे शामिल नहीं हुआ है। इसके अलावा सैनिक बजट में कटौती, इसके और भी लक्ष्य है, मतलब परमाणु को जो यहाँ पे रोकती है और भी प्रयास करती है। निरस्त्रीकरण सम्मेलन यहाँ पे किए इसने बहुत सारे। इसके अलावा सैनिक बजट में कटौती, यानी कि हर देश क्या करता है अपने सैन्य शक्ति पे, अब जैसे चीन है उसकी जो सेना है उस पे वो हर साल उसके लिए क्या कितना खर्चा किया जाना चाहिए वो चीज़ें बढ़ाती रहती है, वो हर साल जो है उसमें चेंजेस करती रहती है ताकि मैं देश में जो है सबसे शक्तिशाली बन जाऊं और अपने सैन्य खर्च मेरा जितना भी है वो हर साल उसके लिए बढ़ाती रहती है। तो यहाँ पे ये निरस्त्रीकरण सम्मेलन में क्या करते हैं ये लोग कि कोई भी देश अपने सैनिक बजट में इतना हर साल ना बढ़ाए और उसमें कटौती करते रहे, इसकी जिम्मेवारी सारी निरस्त्रीकरण की इसी सम्मेलन की होती है। तो ये यहाँ पे तय करता है ये। और निरस्त्रीकरण और विकास विश्वास निर्माण उपाय, यानी कि हर देश जो है एक दूसरे देश पे विश्वास करे और युद्ध ना छिड़े, इस तरह का कोई प्रयास किया जाए हर देश द्वारा, इसका ये ध्यान रखती है। यानी ये सब चीज़ें जो है समाज में होनी चाहिए, इसका ये ध्यान रखती है। संयुक्त राष्ट्र संघ निरस्त्रीकरण अनुसंधान संस्थान निरस्त्रीकरण विभाग के साथ साथ मिलकर काम करता है। और यहाँ पे दूसरा एक जो है इसी की हेल्प के लिए निरस्त्रीकरण के लिए जो है एक संयुक्त राष्ट्र संघ निरस्त्रीकरण अनुसंधान यहाँ पे तैयार किया गया। इसका काम क्या था, निरस्त्रीकरण विभाग के साथ, ये जो निरस्त्रीकरण विभाग है जिसने इतनी सब चीज़ें करी हैं इसके साथ मिलकर ये काम करेगा। यहाँ पे इसी को दोबारा मैंने बताया गया, यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ निरस्त्रीकरण अनुसंधान ये इसका पूरा नाम है। ये किस लिए तैयार किया गया था, जो भी निरस्त्रीकरण सम्मेलन में जो भी चीज़ें हैं उसकी ये हेल्प करेगा, वो जो भी करती है उन सब चीज़ों पे ही विचार करेगा। संस्थान निरस्त्रीकरण विभाग के साथ साथ मिलकर काम करता है। इसके अलावा निरस्त्रीकरण मामलों का परामर्श मंडल तैयार किया गया। ये महासचिव का परामर्श विशिष्ट विषयों के बारे में अध्ययन करता है, यानी कि जितने भी
मेन टॉपिक्स होते हैं जो महासचिव द्वारा भेजे गए हैं, उनके विषयों पर ये जो है अध्ययन करता है। एक परामर्श मंडल है ये, मतलब क्या एडवाइस दी जा सकती है, परामर्श किया जा सकता है, उस मंडल ये तैयार किया गया। अगला टॉपिक है हमारा परमाणु मसले। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस पे बन सकता है। तो जितने भी दूसरे विश्व युद्ध के बाद से परमाणु शत्रु पर चिंता और इन हथियारों को रोक लगाने के तरीके एक उपाय अंतर्राष्ट्रीय बहस के मुख्य मुद्दे रहे। यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, और यहाँ पे बताया गया है यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से हमारे जितने भी मुद्दे रहे हैं, जितने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत से युद्ध यहाँ पे हमें देखने को मिले, तो उसी टाइम के जितने भी परमाणु मुद्दे थे उन्हीं को रोकने के लिए यहाँ पे कुछ उपाय किए गए थे। परमाणु मसले जो थे उन पर यहाँ पे उपाय किए गए थे, जिसके लिए 1963 की आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि यहाँ पे बनाई गई, NPT। ये क्या करेगी यहाँ पे स्टूडेंट, ये तो आपका क्वेश्चन बनता ही है परमाणु मसले पे, और इसकी फुल नोटिंग भी आपको जो है नोट्स में प्रोवाइड हो जाएगी। और इसके अलावा हमारे इन सब मसलों को सॉल्व करने के लिए क्या क्या प्रयास यहाँ पे किए गए थे, इस पे यहाँ पे विचार किया जाता है, और इस चीज़ों में क्या क्या विकास हुआ। तो इसके लिए हमने 1963 की आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि बनाई। ये इसका काम क्या था, वातावरण, बाहरी अंतरिक्ष, समुद्र में या किसी भी वायुमंडल में कोई परमाणु विस्फोट करने पर पाबंदी का प्रावधान। यानी कि कोई भी देश जो है समुद्र में या हवा में, वायुमंडल में किसी भी तरह का कोई न्यूक्लियर नहीं फोड़ेगा, कोई भी विस्फोट नहीं करेगा, इसके लिए ये संधि बनाई गई थी। वो सभी देशों द्वारा यहाँ पे हस्ताक्षर इस पे किए गए थे, चीन में और पर यहाँ पे भारत में नहीं किए गए थे, जिसके कारण जो है चीन और भारत के भी यहाँ पे संबंध बिगड़ गए थे। परमाणु अप्रसार संधि यहाँ पे चलाई गई। ये थी आंशिक, अच्छा ये स्टूडेंट थी आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, और यहाँ पे परमाणु अप्रसार संधि NPT यहाँ पे 1968 में चलाई गई थी, जो कि परमाणु हथियारों का प्रसार रोकने व सभी शक्तिशाली देशों में ये वचन व्याख्या है कि कोई भी देश परमाणु शस्त्र बनाने प्राप्त करने की कोशिश नहीं करेगा। यानी ये परमाणु अप्रसार संधि जो 1968 में चलाई गई थी NPT, यहाँ पे ये तय किया गया था कि कोई भी देश अब से परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। कोई भी मतलब जो है इतनी संख्या में एक जो है परमाणु हथियार यहाँ पे नहीं बनाया जाएगा, और उस पर रोक लगाने के लिए ही NPT चलाया गया था। और ये NPT यहाँ पे मैंने स्टूडेंट आपको ये इसलिए बताया 1963 की, इसको NPT इसलिए बोला मैंने ताकि ये जो संधि चलाई गई थी इसमें जो भी कमियाँ थी उसको पूरा करने के लिए ही ये NPT बनाई गई थी। सबसे पहले थी 1963 की आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, जो कि एक NPT की तरह ही एक संधि थी, पर ये इसमें कुछ कमियाँ थी जिस कारण जो है इसके हम सफल नहीं हो सके, इसीलिए फिर NPT चलाई गई। NPT में इसका मुख्य मुद्दा ये रखा कि अब हम जो है हथियार बनाएंगे नहीं। पहले तो ये तय किया गया था कि वायुमंडल में और अंतरिक्ष में कोई भी विस्फोट ना हो, इस तरह के हम हथियार नहीं तय करेंगे। फिर इस पर NPT बनाई गई, 1968 में इसको दोबारा बनाया गया, और यहाँ पे तय किया गया कि हम कोई भी हथियारों को, और कोई देश मतलब और ज़्यादा हथियार नहीं बनाएगा, इस पर रोक लगानी चाहिए, और इसके लिए सभी देशों के साइन यहाँ पे लिए गए। और आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि की कमियों को दूर करने का यहाँ पे प्रयास किया गया। 1974 की प्रवेश बिंदु परीक्षण प्रतिबंध संधि यहाँ पे चलाई गई थी। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की संधि थी ये, जिसमें दोनों देशों ने 1.5 किलोटन से अधिक शक्ति के परमाणु परीक्षण ना करने का निश्चय किया था। यानी कि हम दोनों ही देश जो है अमेरिका और सोवियत संघ, क्योंकि वो दोनों ने ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर देख चुके थे शीत युद्ध के टाइम पे, और वो दोनों ही अब उन्होंने तय किया था कि हम 150 किलोटन के जो हथियार होते हैं, मतलब इतने भारी हथियार हम नहीं तैयार करेंगे आगे से। फिर इसके बाद 1976 की शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट संधि यहाँ पे चलाई गई। ये अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुई द्विपक्षीय संधि है, जिसमें ऐसे विस्फोट नियंत्रण करने का प्रावधान है जिसमें भी विस्फोट को नियंत्रण किया गया, इसलिए शांतिपूर्ण उद्देश्य माना जा सकता है इसको। यानी कि हम जितने भी विस्फोट होते हैं उस पर नियंत्रण करेंगे। ये जो NPT के बाद ये 1976 में जो आई थी शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट संधि, इसका नाम ही था शांतिपूर्ण। तो यहाँ पे
किस तरह से हम जो है अपने शांति बनाए रख सकते हैं अपने देशों में, वो हमें प्रयास करना है। इसीलिए इसका नाम रखा गया शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट संधि। इसके बाद 1996 की व्यापक परमाणु निषेध संधि यानी कि CTBT, परमाणु हथियारों के विकास और विस्तार की रोकथाम का महत्वपूर्ण उपाय अमेरिका द्वारा सबसे पहले इस पर हस्ताक्षर किए गए। भारत में भेदभावपूर्ण बताते हुए हस्ताक्षर नहीं किया इसे। 1996 की जो CTBT थी और NPT थी, इस दोनों पे ही भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए, और ये भी इसलिए चलाया गया था कि हम जितने भी बड़े हथियार होते हैं उनका निर्माण नहीं करेंगे। आगे से हमें कोई भी युद्ध अब नहीं करना है, हमारे अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचे ऐसा कोई काम नहीं करना है। तो उसी के विकास को रोकने के लिए यहाँ पे 1996 की CTBT चलाई गई। और सबसे पहला देश जो इसमें शामिल था वो था अमेरिका, और भारत तो इससे पीछे ही हट गया था। भारत ने जो है इसको भेदभावपूर्ण बताया था और इसने अपने ही कह दिया था कि मैं आगे से नहीं बनाऊंगा, पर फिर भी अमेरिका द्वारा इसको बोला गया कि इसे जो है इस पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे अमेरिका और भारत के संबंध भी यहाँ पे ख़राब हुए थे। इसके बाद भारत की निरस्त्रीकरण नीति हम जानेंगे, इसमें भी आपका क्वेश्चन बनता है। परमाणु शक्तियों की रोक के लिए भारत में कई महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। भारत ने भी अपनी तरफ से कई प्रयास किए थे। हालांकि हम जो कह सकते हैं कि भारत ने कई जो है, जैसे पोखराज 2 था, इसमें बहुत से ऐसे हथियार बनाए गए थे भारत द्वारा। जब भी अमेरिका के साथ हमारे संबंध बिगड़े थे, पोखराज बनाया गया था, इसके बारे में भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो इन सबको अब हर देश चाहता था कि भारत इसका हमसे न्यूक्लियर शक्ति में सबसे आगे ना बढ़ जाए। तो इसलिए भारत को सबकी निगाह भारत पे थी कि सबको मतलब चाहते थे कि भारत जो है अपने हथियारों को बनाने का जो काम है ये अब रोक दे। तो इसलिए भारत ने जो है कुछ प्रयास किए थे। 1954 में भारत ने सुझाव दिया कि जब तक व्यापक परमाणु शस्त्र परीक्षण प्रतिबंध संधि का उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता तब तक परमाणु हथियारों के सभी परीक्षण स्थगित कर दिए जाएं। यानी कि जब तक हम ये जान ना ले कि हर देश ने अब जो है परमाणुओं पर विकास कम कर दिया है, तो तब तक कोई भी हम जो है ऐसा हथियार तय नहीं करें, हथियार नहीं बनाएंगे। ये उसने सबको विश्वास दिलाया है यहाँ पे। और सभी परीक्षण यहाँ पे उसने मतलब जो भी वो हथियार तय करने वाला था उन सभी को उसने स्थगित कर दिया कि जब परमाणु मतलब जो NPT थी, इसका उद्देश्य क्या था कि हमें करना है कि आने वाले सालों में कोई भी देश इतना बड़ा न्यूक्लियर बम ना बनाए, या हर देश जो है इसमें कम हो जाए, अपनी न्यूक्लियर शक्ति में सबसे कम हो जाए, हर देश जो है इतने हथियार ना रखे। तो जब तक भारत ने कहा था जब तक ऐसा कोई हम मुद्दा सॉल्व नहीं कर लेते कि हर देश जो है इसमें ज़्यादा शक्तिशाली ना बने, तब तक मैं और कोई हथियार नहीं बनाऊंगा यहाँ पे। तो इसलिए ये मुद्दा यहाँ पे भारत ने जो है इसमें कदम उठाया। 1964 में भारत ने सुझाव दिया कि परमाणु शस्त्रों के फैलाव की समस्या हल करने के लिए हथियारों के विकास तथा विस्तार को एक साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संधि की व्यवस्थाओं के अंतर्गत रोक दिया जाए। और यहाँ पे जितने भी हर देश द्वारा भी ये कहा गया कि हर जो परमाणु शस्त्र है इसका अब कोई भी फैलाव नहीं होगा यहाँ पे। फिर 1974 में भारत ने परमाणु शस्त्रों के इस्तेमाल की धमकी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की, क्योंकि इस तरह का कोई भी इस्तेमाल संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र का उल्लंघन और मानवता के प्रति अपराध है। इसने भारत ने बताया यहाँ पे कि हम जो भी अगर अब बनाते हैं, जो भी न्यूक्लियस बनाते हैं या कुछ भी ऐसा प्रयास करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है किसी भी मानवता को ठेस पहुंचाती है, मानवता अधिकारों को। यानी कि अगर हम किसी बात को हल किए बिना ही उस पर सीधा युद्ध कर देते हैं या अपने हथियारों का उस पर शक्ति दिखा के इस्तेमाल कर देते हैं, तो ये एक मानवता के प्रति अपराध होगा। तो इस तरह का हम कोई भी प्रयास नहीं करेंगे। तो ये सब प्रयास जो है भारत द्वारा यहाँ पे किए गए थे, और इसकी और भी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी स्टूडेंट, वो आप हमसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने ये टॉपिक जो है काफ़ी शॉर्ट में बताया है, और भी इसमें चीज़ें एडिड हैं, पर आपके इंपॉर्टेंस क्वेश्चन जो बनेंगे, अगर आपका कुछ भी एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाता है, तो अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली है, इसका मतलब आप इजीली इसका आंसर कर पाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ तक अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, और आप हमें कमेंट में अपना रिव्यू बता सकते हैं, या फिर कमेंट में अगर आपको कुछ भी आप टॉपिक में ऐड करवाना चाहते हैं या नेक्स्ट वीडियो आप किसी और टॉपिक पे चाहते हैं, वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए।